अपमान मंत्रालय बना दें ताकि उनका समय व्यर्थ ना हो। वो बड़ी बड़ी सूचियां निकाल देते हैं कि हमें इसने गाली दी, उसने गाली दी, इसने हमारा अपमान किया। तो खुद क्या बैठ के सूची बनाएंगे, अपमान मंत्रालय बना देगा। और जब आप अपनी नौकरी, अपने रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन करोगे और उनको लगेगा देश का अपमान हो रहा है क्योंकि कोई सवाल उठा रहा है, तो अपमान मंत्रालय बुला ले आपको। और जब कोई अध्यापक या कोई महिला या कोई संविदा कर्मी अपने अधिकारों के लिए सवाल उठाए तो इनको लगता है कि देशद्रोही हो रही है, लगता है कि देश का अपमान हो रहा है, तो अपमान मंत्रालय को बुला ले, अपमान मंत्रालय कार्रवाई करे। अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं। और इस अपमान मंत्रालय में मेरा ये भी सुझाव है, मेरे परिवार के बारे में जितनी इन्होंने गालियां दी और जितना उल्टा सीधा बोला उसका भी रिकॉर्ड रखा जाए। एक लाइब्रेरी पूरी बन जाएगी किताबों की। आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि बिहार प्रदेश का और बिहार के वासियों का इस देश के निर्माण में क्या महत्व है। आपने ही इस देश को महात्मा गांधी का संघर्ष दिया, यहीं से उन्होंने अपना स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया, जिसकी वजह से आज हम सब यहाँ खड़े हैं। आज आपके भविष्य सामने हैं। आज आपके जितने भी निर्माण के कार्य होते हैं क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि ये देश आज़ाद है, क्योंकि हमारा एक संविधान बना, जिसके लिए महात्मा गांधी ने जो संघर्ष था वो यहाँ से शुरू किया। आप ही ने इस दुनिया को गौतम बुद्ध जी दिए, जिसका नमन पूरा विश्व करता है, जिन्होंने एक रास्ता दिखाया शांति का, हिंसा का। वैसे ही गांधी जी ने एक रास्ता दिखाया जो इस देश की राजनीति में गढ़ा हुआ है, जिसने इस देश की राजनीति की नींव डाली। जो हमारा संविधान है वो इसलिए पैदा हुआ, इसलिए बनाया गया ताकि इस देश का एक एक नागरिक समानता की दृष्टि से देखा जाए, ताकि चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे बड़ा अधिकारी हो, चाहे गांव में एक महिला हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसे एक वोट मिलता और उसे एक वोट से इस देश की सरकारें बनती हैं और बिगड़ती हैं। तो हमारे संविधान ने जो आपको सबसे बड़ी शक्ति दी वो आपकी वोट की शक्ति है, और उसी शक्ति को आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस देश में अपनी जगह को पहचानो, अपनी धरती को पहचानो और अपने आप में आत्मविश्वास रखो, गर्व रखो कि आप बिहार के वासी हो, बिहार के नागरिक हो। देखिए, जो भाजपा की सरकार है और जो एनडीए की सरकार यहां बिहार में चल रही है, वो आज आपके वोट को खतरे में डाल रही है। वही जो मूल अधिकार है आपका, जिससे ये देश बनता है, जिससे सरकारें बनती बिगड़ती हैं, उसको खत्म करने की साजिश करते हैं। आपने वोट चोरी के बारे में सुना है? सुना है कि नहीं? सुना है ना? 65 लाख नाम काटे हैं बिहार में से। इसका मतलब है कि 65 लाख लोगों के अधिकार रद्द कर दिए हैं। कौन से अधिकार? और आपके जीवन में क्या फर्क पड़ता है इसके होने से? सिर्फ ये फर्क नहीं है कि वोट के दिन आप जाकर अपना वोट नहीं डाल सकते, ये फर्क नहीं है। सबसे बड़ा फर्क ये है कि जितने भी आपके अधिकार हैं वो आपकी नागरिकता से और आपके वोट से जुड़े हुए हैं। जितनी सरकारी स्कीमें हैं, सरकार से जो जो मिलता है, चाहे पेंशन हो, चाहे मनरेगा में आप काम कर सकते हैं या नहीं, सब इन चीजों से जुड़ा हुआ है। तो जिस दिन आपका वोट कट जाता है, उसका मतलब है कि आपकी नागरिकता रद्द कर की जा रही है। उसका मतलब है कि जितनी भी सरकारी स्कीमें हैं, सब कुछ ये बाद में आपसे कट जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है और आपको इसको समझना पड़ेगा।
तो जब जब आप राजनीतिक दलों, पार्टियों की राजनीति समझते हैं, उनकी विचारधारा को देखते हैं, उनके नेताओं को देखते हैं, तो क्या देखना चाहिए, क्या पूछना चाहिए? आपको हमेशा यह समझना चाहिए कि जो नेता आपके भविष्य के बारे में, आपके वर्तमान के बारे में बात कर रहा है, वो नेता सही है। जो नेता, जो राजनीतिक दल, जिसकी विचारधारा आपके संघर्ष को समझ रही है, वही विचारधारा ठीक है। आज आपकी परिस्थिति क्या है, मुझसे अच्छी तरह आप जानते हैं। आज बिहार में 20 सालों से एक ही सरकार चल रही है और ये सरकार जैसे जैसे साल बीतते गए वैसे वैसे बिहार से चली ही नहीं। आज बिहार की सरकार नीतीश जी नहीं चला रहे हैं, उनको चलाने दे ही नहीं रहे हैं। आज यहाँ की सरकार केंद्र से चलती है। जो बड़े बड़े निर्णय होने हैं वो केंद्र में होते हैं। प्रधानमंत्री जी करते हैं, गृह मंत्री जी करते हैं। आज बिहार में बिहार के अपने मुख्यमंत्री का भी सम्मान नहीं है। आप सब सम्मान देते हो, लेकिन केंद्र सम्मान नहीं देता। और जब हर चीज केंद्र से चलेगी तो आपकी सुनवाई कहां होगी? जब आपकी सीएम की सुनवाई नहीं हो रही है, तब आपकी सुनवाई कहां हो रही है? दूसरी बात समझने वाली यह है कि भाजपा के सबसे बड़े बड़े नेता जो हैं, यहां आए भी थे मेरे ख्याल से, गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, क्या बात करते हैं? हमेशा अतीत की बातें करते हैं कि भाई ये इसलिए बिगड़ा हुआ है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने बिगाड़ा होगा। आज तुम्हारी गांव में टूटी से पानी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इंदिरा जी ने कुछ किया होगा। तुम्हारी सड़क की मरम्मत नहीं हो रही है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने उस समय कुछ गलत कर दिया होगा। हमेशा अतीत की बातें करते हैं और हमेशा कहीं ना कहीं से किसी ना किसी का अपमान निकाल लेते हैं ताकि आपका ध्यान भटक जाए। कर्नाटका में चुनाव था, वहां गए, कहने लग गए कि कर्नाटका के लोगों का अपमान किया है विपक्ष ने। बंगाल गए तो बंगाल का अपमान। यहां बिहार आते हैं तो कहते हैं कि पूरे विपक्षी दल के सारे नेता बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं। तो मैं सोच रही थी इनका भाषण सुनते हुए कि मैं एक सुझाव देना चाहती हूं प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि उनका समय जो है बहुत महत्वपूर्ण है इस देश के लिए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का जो समय है वो काम करने में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। रोजगार दिलवाने में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बेरोजगार हो ना तुम, बेरोजगार हो ना, पढ़े लिखे भी होगे, पढ़े लिखे हो लेकिन बेरोजगार हो। तो प्रधानमंत्री जी का जो समय है वो रोजगार दिलवाने में, विकास लाने में, बड़े बड़े उद्योगों को लगवाने में लगना चाहिए। इसीलिए मेरा सुझाव ये है कि वो एक नया मंत्रालय बना दें और उसका नाम रखें अपमान मंत्रालय। क्यों? अच्छा सुझाव है पप्पू जी। एक अपमान मंत्रालय बना दें ताकि उनका समय व्यर्थ ना हो। वो बड़ी बड़ी सूचियां निकाल देते हैं कि हमें इसने गाली दी, उसने गाली दी, इसने हमारा अपमान किया। तो खुद क्या बैठ के सूची बनाएंगे? अपमान मंत्रालय बना देगा। और जब आप अपनी नौकरी, अपने रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन करोगे और उनको लगेगा कि देश का अपमान हो रहा है क्योंकि कोई सवाल उठा रहा है, तो अपमान मंत्रालय बुला ले आपको, है कि नहीं? और जब कोई अध्यापक या कोई महिला या कोई संविदा कर्मी अपने अधिकारों के लिए सवाल उठाए तो इनको लगता है कि देशद्रोही हो रही है, इनको लगता है कि देश का अपमान हो रहा है, तो अपमान मंत्रालय को बुला ले, अपमान मंत्रालय कार्रवाई करे, है कि नहीं? अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? और इस अपमान मंत्रालय में मेरा यह भी सुझाव है
कि मेरे परिवार के बारे में जितनी इन्होंने गालियां दी और जितना उल्टा सीधा बोला उसका भी रिकॉर्ड रखा जाए, एक लाइब्रेरी पूरी बन जाएगी किताबों की, भर देंगे उनको। क्योंकि अफसोस की बात यह है कि इन फिजूल की बातों में आपका समय बर्बाद किया जा रहा है। इनके नेता मंच पे आते हैं, आपकी बात नहीं करते, ये नहीं बताते हैं कि आपको कितने रोजगार देंगे, ये नहीं बताते हैं कि बिहार में जो इतनी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था थी, जो आईपीएस, आईएएस, आईएफएस के बड़े बड़े अधिकारी भेजती थी देश में, वो ठप क्यों हो गई। बताते नहीं है कि पेपर लीक क्यों हो रहा है आपका, कि जो ये नौजवान सारे यहाँ खड़े हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सालों ये संघर्ष करते हैं, पेपर देते हैं भर्ती के लिए और पेपर लीक हो जाता है, रद्द हो जाता है, कोई घोटाला हो जाता है, कोई पैसे ले रहा है उसमें से। ये नहीं बताते कि क्यों हो रहा है और उसको रोकने के लिए क्या करने जा रहे हैं। जो ये बड़े बड़े भाजपा के नेता हैं, वो आपको सामाजिक न्याय की बात नहीं करेंगे आपके सामने। वो ये नहीं कहेंगे कि आपका हिस्सा, आपका हक आपको मिलना चाहिए। जो बड़े बड़े भाजपा के नेता हैं, वो आपको ये नहीं बताएंगे कि बिहार में इतना भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, कितने घोटाले हो रहे हैं, कि जो पैसा आपकी स्कीमों के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपके विकास के लिए दिया जा रहा है, वो पैसा कोई खा रहा है, वो पैसा आपके पास पहुंच नहीं रहा है। ये बातें नहीं कर रहे हैं। मेरी बहनें यहाँ खड़ी हुई हैं, आपके संघर्ष को कौन पहचान रहा है? कौन पहचान रहा है? खेती में काम करती हो, घर के बाहर अगर जाती हो काम करने के लिए, घर आके भी काम करती हो, सोती नहीं हो जब तक बच्चों ने खाना खा लिया है, जब तक परिवार के सब सदस्यों ने कुछ खा लिया है, कभी कभी खाली पेट सो जाती हो, सुबह सबसे पहले उठती हो, इस समाज का पूरा बोझ तुम उठाती हो। परिवार की परवरिश, बच्चों की परवरिश, परिवार का देखभाल, बड़ों का देखभाल, छोटों का देखभाल, सब आप कर रही हो। कोई पूछने वाला है? किसी ने आपको कुछ दिया? अब चुनाव आ रहा है तो 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। ये 10,000 रुपए जो आज दिए जा रहे हैं, 20 सालों के लिए कहां थे? आपको 20 साल क्यों इंतजार करना पड़ा इसके लिए? आपका मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है? चुनाव के एक हफ्ते पहले ये ऐलान करते हैं कि 10,000 रुपए देंगे और अब बांटना शुरू। तो ये पैसे कहां थे इससे पहले? क्या इससे पहले महिला संघर्ष नहीं कर रही थी? क्या इससे पहले महिला भूखी नहीं सो रही थी? क्या इससे पहले महिलाओं पे अपराध नहीं हो रहा था? 20 सालों से आप सरकार में हैं, आज सूझा है आपको ये? इसका मतलब क्या है बहनों? समझ लो अच्छी तरह। आपकी कोई सहेली है जिसका पति पीता है? रोज घर आके मारता होगा। तो रोज घर आके अगर मारता है और एक दिन अचानक कहने लगा कि लो मैं तुम्हारे लिए एक महल बनाने वाला हूं, अब मैं तुमको बहुत अच्छी तरह रखूंगा, मैं कभी तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं हमेशा तुमसे अच्छी तरह बात करूंगा, तो तुम क्या कहोगी अपनी सहेली को? इसकी बातों में मत पड़ो बहन, यही कहोगी ना? कहोगी इसकी बातों में मत पड़ो बहन, जो ये रोज करता है उसको देखो, आज कह रहा है कल फिर से पीटेगा, यही कहोगी ना? यही कहोगी ना? क्योंकि महिलाएं जो हैं नियत को पहचानना जानती हैं। मैं भी महिला हूं, मैं जानती हूं, नियत को पहचानना जानते हैं हम जानते हैं कि कौन करता है हमारे लिए और कौन नहीं करता। हम जानते हैं कि 20 सालों से हम भटक रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, और चुनाव के एक हफ्ते पहले आपने 10,000 रुपए देना शुरू कर दिया। बहनों, 10,000 रुपए ले लो, लेकिन अपना वोट मत दो। ये वोट जो है ना, ये आपका अधिकार है, आपकी शक्ति है, ये आपकी शक्ति है।
इसको पहचानो। आधी आबादी हो आप, आधी आबादी हो। मन बना लिया ना अपनी शक्ति को एक करने के लिए, खड़े हो जाने के लिए, तो कोई कुछ नहीं कह पाएगा। मन बना लो कि एक ऐसी सरकार चाहिए जो आपके बच्चों का, आपका और आपके परिवारों का भविष्य को देखे और उज्जवल बनाए। आज महंगाई इतनी है कि किसानी खेती से कमा नहीं पा रहे हो। यहां से कितने लोग पलायन करके बड़े बड़े शहर में जाते हैं? हाथ उठाओ। किसी को बिहार में रोजगार मिल रहा है? मैंने आपके अतीत की बात की कि कैसे आपने संघर्ष करवाया, कैसे आपने इस देश की नींव डाली, लेकिन मैं ये भी बता देती हूं, आज भी इस देश की नींव बनाने वाले आप हैं। आज भी इस देश का निर्माण करने वाले आप हैं। केरल से लेके कन्याकुमारी तक बिहार का युवा जाता है नौकरी ढूंढने के लिए, और मेहनत से, ईमानदारी से, अपने खून पसीने से इस देश को बनाता है। आपको बाहर जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है, क्योंकि यहां आपको कुछ मिल नहीं रहा है। अपने परिवारों को छोड़कर एक छोटे से कमरे में किसी बड़े शहर में जहां कोई अपना नहीं है, वहां 4-5 और युवाओं के साथ आपको रहना पड़ता है। दिन रात संघर्ष करते हो, कोई टाइमिंग नहीं, कोई ठीक तरह से आपको वेतन नहीं दे रहा है, कोई अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा है, फिर भी आप करते हो। फिर भी आप अपने परिवारों को सिर्फ त्योहारों के समय, जब छुट्टी मिलती है तब मिलते हो, तब घर आ पाते हो। यहाँ खेती करते थे, खेती से कमाई होती थी। आज खेती से कमाई नहीं है। आज खेती करो, धूप में संघर्ष करो, सब कुछ महंगा हो गया है। सारा खेती का सामान महंगा है। उपज का दाम नहीं मिलता है, समर्थन मूल्य नहीं मिलता, न्यूनतम समर्थन मूल्य। खेती करते हो, कुछ मिलता ही नहीं है, कमा नहीं पाते। और उधर जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं, जिससे पहले नौकरियां मिलती थी, जिसमें लोग मरते थे उन नौकरियों के लिए, सब लोग चाहते थे कि हमें सरकारी रोजगार चाहिए। क्यों? यहां बुजुर्ग बैठे बताएंगे, क्योंकि उससे सुरक्षा मिलती थी, पेंशन मिलता था। ऐसे लगता था कि अब नौकरी लग गई है, जीवन भर हम ठीक होंगे, हमें अब चिंता की जरूरत नहीं होगी। आज की परिस्थिति क्या है बहनों और भाइयों? आज जितने भी वो बड़े बड़े उद्योग थे, सब मोदी जी ने अपने बड़े बड़े दोस्तों को, उद्योगपतियों को दे दिए हैं। यहाँ के हवाई अड्डे, आप देखिए, अभी तो एक ये बात निकली कि उनके जो बड़े मित्र हैं, बड़े उद्योगपति अडानी जी, उनको 1 रुपए पर एकड़ के दाम में बिहार की जमीन दे दी, हजारों एकड़ जमीन दे दी 1 रुपए के दाम में। और अगर आप जाते खरीदने वो जमीन, कितने की बिकती? आपको लोन लेना पड़ता, आपको कहीं से पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं उसी जमीन के लिए, जो मुफ्त में इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी जा रही है। आप लोन लेते हो, आपका लोन कभी माफ नहीं होता। 20 सालों में कब माफ हुए आपके लोन? कभी नहीं। आपको पढ़ाने के लिए आपके माँ बाप कितने संघर्ष करते हैं, कैसे पैसे इकट्ठे करते हैं, आप जानते होंगे। आपके लोन माफ नहीं होते, लेकिन अडानी जी, अंबानी जी, उनके हजारों करोड़ रुपयों के, हजारों लाख करोड़ रुपयों के लोन माफ हुए हैं। इतनी बड़ी रकम है कि मैं भूल जाती हूं कि लाख करोड़ है कि कितना है। सच, हम लोग हंसते हैं, लेकिन हंसने की बात नहीं है, क्योंकि ये माफ कैसे होते हैं? आप ही के पैसों से, देश की संपत्ति से, देश के बैंकों से। तो यहां असलियत क्या है आज बिहार की? असलियत यह है कि रोजगार नहीं है, संघर्ष ही संघर्ष है। खेती किसानी से कुछ कमाया नहीं जा रहा। जो छोटे व्यापारी थे, छोटे दुकानदार थे, जो छोटे छोटे बिजनेस कर रहे थे, उनको मजबूत करने के लिए कुछ नहीं किया गया, बल्कि नोटबंदी ले आए थे कुछ सालों पहले, जिससे काफी लोग तबाह भी हो गए। बड़ी मुश्किल से फिर से उठाया उन्होंने अपना बिजनेस। तो ना आपको रोजगार मिल रहा है,
ना शिक्षा की सुविधाएं हैं, ना महिला सुरक्षित है, ना महिलाओं के लिए रोजगार है। तो 20 सालों में किया क्या है इन्होंने किया क्या है? आप बताओ। कुछ नहीं किया। क्या आप चाहते हैं कि आप रोजगार के लिए कहीं और जाएं? क्या सब ये नहीं चाहते कि अपने परिवार के साथ रहें, कि अपने बच्चों को पास रखें, बच्चों की परवरिश में शामिल हों? क्या सब नहीं चाहते कि यहीं पे रोजगार मिले, शिक्षा मिले, यहीं पे भविष्य उज्जवल हो? सब चाहते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो चाहता है कि कहीं दूर दराज जगह जाके अपना जीवन बनाए, अपना भविष्य बनाए। यहाँ पे बहुत मुद्दे हैं। बाढ़ आती है, जो कोसी नदी है उसमें बाढ़ आती है हर साल, और आपको बहुत दिक्कत होती है। बहुत गरीबी है इस इलाके में। हमारे समय में जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी तो बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया था, ताकि अगर बाढ़ आती थी, नुकसान होता था, तो आपको केंद्र सरकार की तरफ से कुछ मिल जाता था नुकसान को रोकने के लिए, ताकि आप कुछ कर सकते हैं उसके साथ। आज कुछ नहीं मिलता है आपको। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।